बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो मल्टीपल टॉपिक्स है वो एक साथ हमने स्टार्ट लिए हैं। इसमें हमने जो हेमाटोलॉजी के डिसऑर्डर थे वो हमने स्टार्ट किए। इसमें से जो फर्स्ट हमारा डिज़ीज़ है वो सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के एंड में मिल जाएगी और वहाँ से आप उसको स्टडी कर ले। और जो जितने भी बाकी HN के जितने भी वीडियो लेक्चर्स है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिकल सेल एनीमिया के कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लिए थे। आज इसके डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डायग्नोसिस किन तरीक़ों से की जा सकती है। ए ब्लड टेस्ट कैन चेक फॉर द डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन दैट अंडरलाइज सिकल सेल एनीमिया इन द यूनाइटेड स्टेट। दिस ब्लड टेस्ट इज़ पार्ट ऑफ रूटीन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, बट ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट कैन बी टेस्टेड टू। एक ब्लड टेस्ट होती है जिसमें जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, तो उस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन को हम उस ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं। और यूनाइटेड स्टेट में चूँकि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे ये सिकल सेल एनीमिया जो है बहुत ही कॉमन है, इस वजह से वहाँ पे जो भी न्यूबॉर्न जो है न्यूबॉर्न की प्रोडक्शन होती है, यानी जो भी बेबी पैदा होता है तो उसकी रूटीन जो स्क्रीनिंग होती है उसमें ये टेस्ट जो है वो इंक्लूड है कि उसको ये लाजमी उसकी ये ब्लड टेस्ट डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन के लिए सिकल सेल एनीमिया को कंफर्म करने के लिए कि इसमें है या नहीं, ये टेस्ट की जाती है। लेकिन जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं और एडल्ट होते हैं उनमें भी ये टेस्ट जो है वो की जा सकती है। In adults, a blood sample is drawn from a vein in the arm. In young children and babies, the blood sample is usually collected from a finger or heel. क्या किया जाता है कि एडल्ट्स में जो ब्लड सैंपल है वो उनके वेन से लिया जाता है, कि उनके आर्म में किसी भी वेन से ब्लड सैंपल लिया जाता है। और जो यंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बेबीज़ होते हैं, उसमें उनमें वो ब्लड सैंपल जो है उनके फिंगर से या उनके ये जो फुट का जो हील होता है इससे एक प्रिक करके, एक छोटा सा प्रिकर होता है, उसके ज़रिए प्रिक करके वहाँ से सैंपल ली जाती है। द सैंपल इज़ देन सेंट टू लेबॉर्ट्री वियर इट्स स्क्रीन फॉर द डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। फिर ये सैंपल लेबॉर्ट्री भेजी जाती है, वहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग की जाती है कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट है या नहीं। इफ़ यू आर योर child has sickle cell anemia, your doctor might suggest additional tests to check the possible complication of the disease. अगर आपको या आपके चाइल्ड जो है उनको सिकल सेल एनीमिया है, इस टेस्ट से कंफर्म हो गई, तो डॉक्टर जो है वो कुछ एडिशनल टेस्ट जो है वो सजेस्ट करेगा ताकि इस डिज़ीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो पता चल सके कि इसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस अभी बॉडी के अंदर जो है हो चुके हैं। If you or your child carries the sickle cell gene, you will likely be referred to a genetic counselor. अगर आप और आपके चाइल्ड जो है दोनों कैरियर है सिकल सेल जीन का, तो फिर भी जेनेटिक काउंसलर जो होता है, एक जेनेटिक जो काउंसलर होता है जो कि जेनेटिक से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे देता है, उससे मिलना जो है वो ज़रूरी है। एसेसिंग स्ट्रोक रिस्क का पता लगाना कि स्ट्रोक का रिस्क जो है वो कितना है। यूजिंग ए स्पेशल अल्ट्रासाउंड मशीन, डॉक्टर कैन लर्न विच चिल्ड्रन हैव ए हायर रिस्क ऑफ स्ट्रोक। एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड मशीन होता है जिसके थ्रू डॉक्टर्स ये पता लगाते हैं कि कौन सा चिल्ड्रन जो है वो हाई रिस्क पे है कि उसको स्ट्रोक हो जाए। This painless test, which uses sound waves to measure blood flow, can be used in children as young as 2 years. Regular blood transfusion can decrease stroke risk. ये एक पेनलेस टेस्ट होता है, ये कोई इतनी मुश्किल टेस्ट नहीं होती। इसमें साउंड वेव के थ्रू ब्लड फ्लो जो है उसको मेयर किया जाता है कि ब्लड फ्लो जो है वो ब्रेन को कितना जा रहा है। अगर एडिक्वेटली जा रहा है तो उसमें स्ट्रोक के जो रिस्क है वो कम है, लेकिन अगर ब्लड फ्लो में रुकावट आ गई है तो इससे पता चल जाता है कि ये
चाइल्ड जो है वो स्ट्रोक को प्रोन है। और इस ये टेस्ट जो है ये जो चिल्ड्रंस होते हैं 2 इयर्स के चिल्ड्रन भी होते हैं तो उनमें भी ये टेस्ट की जाती है। इसके लिए एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड मशीन होता है और इसके थ्रू जब पता चल जाता है कि स्ट्रोक के रिस्क पे है तो उसके लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। जब रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो इससे स्ट्रोक का जो रिस्क होता है वो डिक्रीज़ हो जाती है। टेस्ट टू डिटेक्ट सिकल सेल जीन बिफोर बर्थ से पहले भी सिकल सेल के जीन को डिटेक्ट किया जा सकता है। ऐसे टेस्ट भी मौजूद है। सिकल सेल डिजीज़ कैन बी डायग्नोज इन एन अनबर्न बेबी बाय सैम्पलिंग सम ऑफ द फ्लूइड सराउंडिंग द बेबी इन द मदर्स वोम्ब एमनियोटिक फ्लूइड। जो सिकल सेल डिजीज़ है इसको एक अनबर्न बेबी में यूट्रस के अंदर जो मदर का वोम्ब होता है, वोम्ब यूट्रस को कहते हैं, वोम्ब के अंदर ही पता लगाया जा सकता है कि इस बेबी के साथ सिकल सेल जीन है या नहीं। तो वो कौन सा टेस्ट होता है? एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें जो बेबी के सराउंडिंग, यूट्रस में बेबी के सराउंडिंग जो फ्लूइड होती है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो उससे सम फ्लूइड जो है वो सैंपल ली जाती है और इसके थ्रू पता चल जाता है कि बेबी को सिकल सेल एनीमिया है या नहीं। If you or your partner has sickle cell anemia or the sickle cell trait, ask your doctor about this screening. अगर आपको ये पता हो कि आपके या आपके पार्टनर को सिकल सेल एनीमिया है या सिकल सेल ट्रेट है, यानी सिकल सेल एनीमिया कोई है या एनीमिया नहीं है, सिर्फ ट्रेट है, तो उस टाइम भी डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी होता है कि इसके लिए कोई स्क्रीनिंग वगैरह की जाए। प्रिवेंशन। अब सिकल सेल एनीमिया की प्रिवेंशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? इफ़ यू कैरी द सिकल सेल ट्रेट, सीइंग ए जेनेटिक काउंसलर बिफोर ट्राइंग टू कंसीव कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर रिस्क ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया। अगर आपको पहले से पता हो कि सिकल सेल ट्रेट आप में है तो आपने एक जेनेटिक काउंसलर से ज़रूर मशवरा लेना है रिश्ता करने से पहले। कंसीव मीन्स के जो प्रेगनेंसी होती है उससे पहले, प्रेग्नेंट होने से पहले एक जो डॉक्टर होता है, जो जेनेटिक काउंसलर होता है, उससे मशवरा करना लाजमी होता है, क्योंकि इससे वो कुछ ऐसे मशवरे दे सकते हैं जिसके थ्रू इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अगर पहले से पता हो कि आपको या आपके पार्टनर को अगर कोई सिकल सेल एनीमिया है या ट्रेट आप में है तो फिर जो है कंसीव करने से पहले यानी प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दे कैन आल्सो एक्सप्लेन पॉसिबल ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेयर एंड रिप्रोडक्टिव ऑप्शंस। वो जो पॉसिबल ट्रीटमेंट होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं किस तरह से प्रिवेंट किया जाए वो भी एक्सप्लेन करते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑप्शन जो होते हैं वो भी एक्सप्लेन करते हैं। Treatment. Management of sickle cell anemia is usually aimed at avoiding pain episode, relieving symptoms and preventing complication. जो सिकल सेल एनीमिया की मैनेजमेंट होती है उसका मकसद ये होता है कि पेन के जो एपिसोड्स होते हैं, जो क्राइसिस पेन होता है, उसको अवॉइड किया जाए, सिम्टम्स को रिलीव किया जाए और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जाए। ट्रीटमेंट माइट इंक्लूड मेडिकेशंस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकेशंस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो शामिल है। फॉर सम चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स ए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट माइट क्योर द डिजीज़। बाज़ चिल्ड्रंस में और टीनेजर्स जिनका टीन एज होता है उनमें अगर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाए तो इससे भी इस डिज़ीज़ को हम क्योर कर सकते हैं, इस डिज़ीज़ का इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है जो ट्रांसप्लांट होती है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, और ये इसके लिए जो डोनर का मिलना होता है कि एक ऐसा डोनर मिले जो कि बिल्कुल मैच करता हो जो रिसिपिएंट होता है उससे, तो ये भी मुश्किल काम होती है। तो इस वजह से ये बहुत कम होता है। मेडिकेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकेशन हो सकती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, सिम्टम्स वगैरह को रोकने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल
हाइड्रोक्सीयूरिया है। हाइड्रोक्सीयूरिया एक ड्रग है, ये कैप्सूल फार्म में या टेबलेट फार्म में मिलती है, जिसके ब्रांड नेम जो है वो ड्रोक्सिया के नाम से भी आता है, हाइड्रिया के नाम से भी आता है और सिक्लस के नाम से भी आता है। डेली हाइड्रोक्सीयूरिया reduces the frequency of painful crisis and might reduce the need for blood transfusion and hospitalization। जो हाइड्रोक्सीयूरिया होता है, इसको अगर डेली यूज़ किया जाए तो पेन क्राइसिस, जो ख़तरनाक पेन होता है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको रिड्यूस कर सकता है, मे भी उसको कम कर सकता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हॉस्पिटलाइजेशन की जो नीड होती है उसको रिड्यूस कर सकती है। इट कैन आल्सो इंक्रीज़ योर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, लेकिन इसकी साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसकी वजह से जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। डू नॉट टेक द ड्रग इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, ये प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में इसे यूज़ नहीं करना। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हमने कहा कि हाइड्रोक्सीयूरिया एक ड्रग है जो कि कैप्सूल या टेबलेट फॉर्म में मिलती है। ये इसके सिम्टम्स जो है उनको ट्रीट करती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से करती है। तो ये इसका कुछ मैकेनिज़्म इस तरह होता है कि ये जो आरबीसीज़ होते हैं उनको साइज़ में बिगेर कर देता है, और उनका जो राउंड शेप होता है उस राउंड शेप की तरफ ले जाता है और उनको मोर फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करता है। इस तरीके से ये मेडिसिन जो है ये काम करती है, अपना काम करती है, और जब उनको फ्लेक्सिबल रखती है और उनको राउंडेड रखती है तो फिर उनकी जो पैसेज है वो सही रहती है, उनकी पैसेज होती रहती है, तो फिर ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गन्स को मिलती रहती है। इस वजह से पेन भी कम होती है और नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कम होती है। एल ग्लूटामीन ओरल पाउडर एक और ड्रग है, ये ओरल पाउडर फार्म में होता है। एंडेरी के नाम से ये आता है, इसका ब्रांड नेम एंडेरी है। दे फूड ड्रग जो ये एफडीए वाले जो होते हैं, इन्होंने क्या किया है, रिसेंटली अप्रूव्ड दिस ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। एफडीए वालों ने रिसेंटली जो है इस ड्रग का बताया है, इसको अप्रूव किया है कि ये सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ पेन क्राइसिस, ये जो पेन क्राइसिस की फ्रिक्वेंसी होती है बस उसको रिड्यूस कर सकती है। फिर उसके बाद है एक और ड्रग है क्राइजेनलिजुमेब। ये इसका ब्रांड नेम जो है वो एडेक्वियो है, एडेक्वियो के नाम से मिलता है। जो ये जो एफडीए वाले होते हैं उन्होंने इसको भी रिसेंटली अप्रूव किया है कि ये सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए, के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जा सकती है। इसको वेन के थ्रू दिया जाता है, यानी इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर किया जाता है। इट हेल्प टू रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ पेन क्राइसिस, जो पेन क्राइसिस होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को कम करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि इसकी वजह से नौजिया हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकती है, बैक पेन और फीवर इसकी वजह से हो सकती है। अब ये एडेक्वियो जो है ये किस तरीके से सिकल सेल एनीमिया की ट्रीटमेंट करती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन पी सेलेक्टिन जिसे हम कहते हैं, उसको इनहिबिट करती है। जब वो प्रोटीन इनहिबिट हो जाती है, असल में उस प्रोटीन का काम क्या होता है, उस प्रोटीन का काम ये होता है कि ये जो सिकल सेल होते हैं, सिकल सेल आरबीसीज़ होते हैं, जो सिकल शेप के आरबीसीज़ होते हैं, ये उस पी सेलेक्टिन प्रोटीन के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, और स्टिक होने के बाद ये ब्लॉकेज काज कर देते हैं, जिस ब्लॉकेज की वजह से आगे ऑर्गन्स जो है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती और वो डैमेज हो जाते हैं। अब हम जब ये क्राइजेनलिजुमेब या एडेक्वियो जो कि इसका ब्रांड नेम है ये यूज़ करते हैं, तो ये जाके इस पी प्रोटीन जो सेलेक्टिन है, पी सेलेक्टिन जो है इसको इनहिबिट करती है। जब ये इनहिबिट हो जाती है तो ये जो सिकल शेप सेल है, आरबीसीज़ है, ये एक दूसरे के साथ चिपक नहीं पाते हैं, स्टिक नहीं होते हैं, और जब स्टिक नहीं होते तो ये ब्लॉकेज नहीं काज करते, और जब ब्लॉकेज नहीं काज करते तो पेन और जो डैमेज है ऑर्गन की वो लोअर हो जाती है।
फिर लिखा है पेन रिलीविंग मेडिकेशंस। पेन रिलीविंग मेडिकेशंस जो पेन किलर्स होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। योर डॉक्टर माइट प्रिस्क्राइब नारकोटिक टू हेल्प रिलीव पेन ड्यूरिंग सिकल सेल पेन क्राइसिस। जब सिकल सेल पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो डॉक्टर जो है कभी कभार जो नारकोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं, यानी जो नशे वाले, जो सेडेशन वाले अद्वियात होते हैं, पेन किलर्स होते हैं जिनमें नशा होता है, नारकोटिक्स उन्हें कहते हैं, वो एडमिनिस्टर कर देते हैं। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। अब हम इन्फेक्शंस जो पेशेंट को होती है उसके इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से साथ में, तो उनको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। चिल्ड्रन विद सिकल सेल एनीमिया माइट रिसीव पेंसिलिन बिटवीन द एज ऑफ अबाउट 2 मंथ ओल्ड अनटिल एट लीस्ट एज 5। जो बच्चे होते हैं उनको, सिकल सेल एनीमिया के जो बच्चे होते हैं उनको 2 मंथ से लेके 5 साल तक जो है पेंसिलिन जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। क्यों? क्योंकि डूइंग सो हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्योंकि इस तरीके से इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है, जैसा कि निमोनिया हो गया जिसकी वजह से चिल्ड्रन का जो लाइफ है वो थ्रीट हो जाता है, उसकी लाइफ थ्रीट हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया के जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी निमोनिया की वजह से उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन राइज होती है। तो इस वजह से निमोनिया को रोकने के लिए 2 मंथ से लेके उनको एंटीबायोटिक पेंसिलिन्स जो है वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। Adults who have sickle cell anemia may need to take penicillin throughout their life. एडल्ट जिनको एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, उनको मे भी इस तरह भी हो सकती है कि थ्रू आउट देयर लाइफ पेंसिलिन जो है वो जारी रखनी होती है। इफ़ दे हैव हैड निमोनिया आर सर्जरी टू रिमूव द स्प्लीन, अगर उनको निमोनिया है या उनको उनकी सर्जरी होके उनकी स्प्लीन रिमूव हो गई है, तो स्प्लीन जो है नॉर्मली जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में ये भी हेल्पफुल होती है। जब ये रिमूव हुई होती है और पेशेंट को निमोनिया हो रहा होता है तो उन्हें थ्रू आउट लाइफ जो है वो पेंसिलिन यूज़ करना पड़ता है। Childhood vaccination are important for preventing disease in all children. They are even more important for children with sickle cell anemia because their infection can be severe. Childhood जो वैक्सीनेशन होते हैं, बचपन में जो जितने भी वैक्सीन लगाए जाते हैं सारे डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए तमाम बच्चों में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वो जो सिकल सेल एनीमिया के चिल्ड्रंस होते हैं उनमें और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उनके इन्फेक्शंस जो होते हैं वो सीवियर होते हैं। Your child doctor will ensure that your child receive all of the recommended childhood vaccination as well as vaccine against pneumonia and meningitis and an annual flu shot. Vaccines are also important for adult with sickle cell anemia. डॉक्टर ये इंश्योर करता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि जो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट बच्चे होते हैं उनको तमाम वैक्सीन लगाई जाए, चाइल्डहुड के तमाम वैक्सीन उनको लगाए जाए, जिसमें निमोनिया के लिए भी वैक्सीन लगाई जाए, मेनिंजाइटिस के लिए भी वैक्सीन लगाई जाए, और जो एनुअल फ्लू होता है, जो मौसमी ज़ुकाम होता है, उसके लिए भी जो है वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीन जो है एडल्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं जिन एडल्ट को सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। Surgical and other procedure. Blood transfusion. In a red cell transfusion, a red blood cell are removed from a supply of donated blood then given through a vein to a person with sickle cell anemia. जो red blood transfusion होता है इसमें ऐसा करते हैं कि red blood जो है वो एक जो बंदा डोनेट कर रहा है ब्लड, उसके ब्लड से उठाए जाते हैं और फिर वेन के थ्रू सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट है उसको लगाया जाता है, उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। दिस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल विच हेल्प रिड्यूस सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशन। इसकी वजह से नॉर्मल रेड ब्लड सेल की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिससे सिम्टम्स और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो जाते हैं। रिस्क इंक्लूड एन इम्यून रिस्पॉन्स टू द डोनर ब्लड विच कैन मेक इट हार्ड टू फाइंड फ्यूचर डोनर्स। रिस्क इसमें ये होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है उस डोनर के ब्लड के लिए, तो जब इम्यून सिस्टम रिएक्शन कर देता है उस ब्लड के लिए तो फिर उसके लिए दूसरा डोनर तलाश करना, डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इन्फेक्शन एंड एसेस आयरन बिल्ड अप इन योर बॉडी। इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं क्योंकि जिस ब्लड को डोनेट किया जा रहा है उसमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि अब उस ट्रांसफ्यूजन के थ्रू इस पेशेंट को लग सकते हैं। और इसके अलावा
लिखा है कि आयरन बिल्डअप जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं स्टूडेंट्स, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसमें अक्सर उन लोगों में आयरन की बिल्डअप हो जाती है और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के कम्प्लिकेशन राइज होते हैं। बिकॉज एसेस आयरन कैन डैमेज योर हार्ट, लीवर एंड अदर ऑर्गन। इस एसेस आयरन की वजह से हार्ट, लीवर और दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इफ़ यू अंडरगो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन यू माइट नीड ट्रीटमेंट टू रिड्यूस आयरन लेवल। अगर एक बंदे को रेगुलरली ट्रांसफ्यूजन हो रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आयरन लेवल को रिड्यूस करने के लिए कोई ट्रीटमेंट लें। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट आल्सो नोन एज बोन मेरो ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व रिप्लेसिंग बोन मेरो अफेक्टेड बाय सिकल सेल एनीमिया विथ हेल्थी बोन मेरो फ्रॉम ए डोनर। इसमें क्या किया जाता है, जो सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट होता है उसमें बोन मेरो को रिप्लेस किया जाता है, ख़त्म करके जो डोनर बोन मेरो होती है उसको वहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाता है। दिस प्रोसीजर यूजुअली यूजेस ए मैच्ड डोनर। इस प्रोसीजर के लिए यूजुअली ज़रूरी तौर पर एक मैच्ड डोनर का होना बहुत ही ज़रूरी है। सच एज ए सिबलिंग, जैसा कि भाई बहन जो होते हैं उनके जो बोन मेरो है एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं। हु डजेंट हैव सिकल सेल एनीमिया, लेकिन ज़रूरी ये है कि उसको फिर सिकल सेल एनीमिया उसमें नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद ए बोन मेरो ट्रांसप्लांट द प्रोसीजर इज़ रिकमेंडेड ओनली फॉर पीपल Because of risk associated with a bone marrow transplant, the procedure is recommended only for people, usually children, who have significant symptoms and complication of the sickle cell anemia. इससे रिलेटेड इस बोन मेरो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उनकी वजह से ये प्रोसीजर जो होता है सिर्फ उन पीपल के लिए रिकमेंड की जाती है, ख़ास करके चिल्ड्रन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा उनको सिग्निफिकेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं और उनको सिकल सेल एनीमिया के बहुत सारे कम्प्लिकेशंस उनको बहुत सारे कम्प्लिकेशंस उनको हो रहे हैं, तो उस टाइम ये प्रोसीजर जो है उनके लिए रिकमेंड है। द प्रोसीजर रिक्वायर ए लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे। इस प्रोसीजर के लिए लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटल में स्टे करनी पड़ती है। आफ्टर द ट्रांसप्लांट यू विल रिसीव ड्रग टू हेल्प प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ द डोनेटेड स्टेम सेल। ट्रांसप्लांट के बाद आप लोगों को इसकी ज़रूरत होगी कि उन पेशेंट को जिनको बोन मेरो ट्रांसप्लांट होती है उनको इस बात की, इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो ऐसे ड्रग्स ले जो कि इस रिजेक्शन को, ये डोनेटेड स्टेम सेल जो है उनको वो जो रिसिपिएंट है उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होता है ड्रग्स के थ्रू, ताकि वो इसको रिजेक्ट ना करे। इवन सो योर बॉडी माइट रिजेक्ट द ट्रांसप्लांट। इन ड्रग्स के साथ साथ भी फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि बॉडी जो है वो इस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर लेती है, लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन राइज होते हैं और फिर ये फेटल भी हो सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट। अब सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट है उसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर ए पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया फोकस ऑन द फॉलोइंग फैक्टर काजिंग प्रीवियस क्राइसिस। हम जो नर्सिंग मैनेजमेंट है इन पेशेंट के लिए उनमें देखेंगे कि जो ऐसी चीज़ें जिनसे जो है प्रीवियसली वो फैक्टर्स जिनसे प्रीवियसली पेन क्राइसिस जो है वो काज होता है उन पे हम फोकस करेंगे। लिखा है कि फैक्टर काजिंग प्रीवियस क्राइसिस, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से प्रीवियसली जो पेन क्राइसिस है वो ज़्यादा होता है। द पेशेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई फैक्टर दैट प्रेसिपिटेटेड प्रीवियस क्राइसिस एंड मेयर द पेशेंट यूजेस टू प्रिवेंट एंड मैनेज द क्राइसिस। पेशेंट से ये पता लगाएंगे, ये शिनाख्त करवाएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उसको पेन के जो क्राइसिस है, जो पेन का जो बहुत ज़्यादा शिद्दत है वो प्रेसिपिटेट यानी ज़्यादा हो रहा था, और कौन सी ऐसी मेयर्स है जिनको करने से पेशेंट को सुकून मिलता है, वो क्राइसिस मैनेज होती है, ये हम पता लगाएंगे। पेन लेवल हम देखेंगे, जो पेन इंटेंसिटी स्केल होता है उसके थ्रू हम पेन के लेवल को मॉनिटर करेंगे कि कौन से लेवल का पेन है, सीवियर है, माइल्ड है,
या मॉडरेट है, ये हम पता लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, पेन के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे कि उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, और वो तमाम फैक्टर जिसकी वजह से ये एग्रीवेट या एलिवेट यानी ज़्यादा होती है। और इन तमाम चीज़ों को हम एसेस करते हैं और फिर इनको रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे हम इस पेन को मैनेज कर लेते हैं। इन्फेक्शन, बिकॉज पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, दे आर एसेस्ड फॉर प्रेजेंस ऑफ एनी इन्फेक्शन प्रोसेस। क्योंकि हमें पता है कि सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं वो ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शंस के आगे, यानी उनको इन्फेक्शंस हो सकती है। तो इस वजह से हमने पेशेंट के बॉडी पे कोई इन्फेक्शन प्रोसेस जो है उसके लिए हमने मॉनिटर करनी है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई है। नर्सिंग डायग्नोसिस हम क्या लिख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के लिए? बेस्ड ऑन असेसमेंट डेटा, मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट इंक्लूड एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू हाइपोक्सिया ड्यू टू एग्लूटिनेशन ऑफ सिकल सेल विद इन द ब्लड वेजल। ब्लड वेजल में जो सिकल सेल है उनकी एग्लूटिनेशन हो गई है, वो जमा हो गए हैं। उनकी जमा होने की वजह से हाइपोक्सिया हो गया है। आगे ऑर्गन्स को ब्लड की जो फराहमी है वो रुक गई है, जिसकी वजह से एक्यूट पेन जो है वो हो रहा है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, अब रिस्क फॉर पावरलेसनेस रिलेटेड टू इलनेस इंड्यूस्ड हेल्पलेसनेस, रिस्क है पेशेंट के उसको पावरलेस हो रहा है, उसकी पावर जो है वो कम हो रही है, क्योंकि उसको क्या है, उसको हेल्पलेसनेस है और वो हेल्पलेसनेस महसूस कर रहा है ख़ुद को, क्योंकि उसको ये इलनेस जो है वो इंड्यूस हुई है। इस इलनेस की वजह से वो ख़ुद को हेल्पलेस समझ रहा है, जिसकी वजह से वो इस रिस्क पे है कि वो पावरलेस नहीं हो जाए। ये हम लिख सकते हैं डिफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग सिकल सेल क्राइसिस प्रिवेंशन। उसको सिकल सेल जो क्राइसिस है ये प्रिवेंट करने के लिए उसके साथ जो नॉलेज है वो डिफिशिएंट है। नर्सिंग केयर प्लानिंग एंड गोल्स, अब नर्सिंग केयर प्लानिंग और उनके नर्सिस के गोल्स क्या हो सकते हैं सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को बचाने के लिए? तो लिखा है द मेजर गोल फॉर पेशेंट आर रिलीफ पेन, के हमारी गोल ये होती है कि हम पेन को रिलीव करें। हम जो क्राइसिस की इंसिडेंस है, यानी अब तक जो जितनी हो रही थी वो तो ठीक थी, अब आगे हम जो न्यू क्राइसिस है पेन के वो हम होने नहीं देंगे। जो सेल्फ इस्टीम है और पावर का सेंस है पेशेंट में, हम उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, उसके सेल्फ कंसेप्ट को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे और कॉम्प्लिकेशन के एब्सेंस करने की हम कोशिश करेंगे कि हम कोई कॉम्प्लिकेशन ना होने दें। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं? नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर सिकल सेल एनीमिया इंक्लूड मैनेजिंग पेन, पेन को मैनेज करेंगे हम। यूज़ पेशेंट सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन एंड पेन रेटिंग ऑन ए पेन स्केल टू गाइड द यूज़ ऑफ एनाल्जेसिक एजेंट। हम पहले पेशेंट से सब्जेक्टिवली उससे पूछेंगे कि पेन को डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके का पेन होता है, और फिर हम पेन स्केल पे पेन को रेट करेंगे कि कितना इंटेंसिटी उसकी कितनी है, ताकि हम एनाल्जेसिक जो है वो सही तरीके से एडमिनिस्टर कर सके। सपोर्ट एंड एलिवेट एनी जॉइंट दैट इज एक्यूटली स्वॉल्वन अंटिल स्वेलिंग डिमिनिश्ड। अगर किसी जॉइंट में एक्यूटली स्वेलिंग हो गई है, उसमें स्वेलिंग हो गई है, तो उस स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए हमने उसको एलिवेट करनी होती है उस हद तक कि ये स्वेलिंग जो है ख़त्म ना हो। टीच पेशेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड डिस्ट्रैक्शन टू ईजी पेन। पेशेंट को हम कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज उसको सिखाएंगे और उसको कुछ उसके ख़यालात को उस सिकल सेल एनीमिया की उसकी जो डिज़ीज़ है वहाँ से दूर ले जाएंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए देंगे। इस तरीके से हम पेन को जो है ईजी कर सकते हैं। When acute painful episode has diminished, implement aggressive measures to preserve function। जब acute painful episode जो है वो diminished हो गए, तो अब हमने कोई ऐसी मेयर करनी है, कोई ऐसी उसको सपोर्टिंग मेयर देनी है कि वो फंक्शन कर सके। यानी उसको कोई फ़िज़िकल थेरेपी हम कर सकते हैं, उसको वायरल पूल बात करवा सकते हैं। एक नरम पानी होता है, इससे बात उसको करवा सकते हैं। और ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन, हम उसके जो ट्रांसक्यूटेनियस जो नर्व्स है उनके स्टिमुलेशन करने के लिए कोई फिजियोथेरेपी वगैरह कर सकते हैं।
प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को हम किस तरीके से प्रिवेंट या मैनेज कर सकते हैं। तो लिखा है मॉनिटर पेशेंट फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे कि उसको कोई साइन और सिम्टम्स तो नहीं है इन्फेक्शन के। हम जो एंटीबायोटिक्स है उनको प्रॉम्प्टली, उनको भरपूर तरीके से जो प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। हम पेशेंट को जो डिहाइड्रेशन के साइन होते हैं उनके लिए असेस करेंगे। टीच पेशेंट टू टेक प्रिस्क्राइब ओरल एंटीबायोटिक एट होम, हम पेशेंट को ये टीच करेंगे कि जो प्रिस्क्राइब्ड ओरल एंटीबायोटिक्स होते हैं वो होम में ही उसको जो है वो जब होम जा रहा हो तो हम उसे बताएंगे कि जो प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक होते हैं उन्हें सही टाइम पे लेना है। इफ़ इंडिकेटेड, अगर इंडिकेटेड है तो एम्फिसाइजिंग द नीड और टू कंप्लीट द इंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, हम उनको एम्फिसाइज करेंगे, ज़ोर देंगे इस बात पे कि इस जो एंटीबायोटिक थेरेपी का जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करना कितना ज़रूरी होता है। प्रोमोटिंग कोपिंग स्किल, हम कोपिंग स्किल को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। इनहेंस पेन मैनेजमेंट टू प्रमोट ए थेरापेटिक रिलेशनशिप बिटवीन बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, हम पेन मैनेजमेंट को इन्हेंस करेंगे ताकि थेरापेटिक जो रिलेशनशिप है जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट पे बनी है वो प्रमोट हो। फोकस ऑन पेशेंट स्ट्रेंथ रदर देन डिफिसिट टू इन्हेंस इफेक्टिव कोपिंग स्किल, हम पेशेंट में जो स्ट्रेंथ है उन पे फोकस करेंगे बजाय इसके कि हम पेशेंट में जो कमज़ोरियां हैं उस पे हम फोकस करें, क्योंकि हम जितना पेशेंट की कमज़ोरियों पे फोकस करेंगे उतना पेशेंट जो है पावरलेस होगा। जब हम उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे और उसकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे तो जो पेशेंट है वो पावरफुल होगा और उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो मेंटेन रहेगी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पेशेंट टू मेक डिसीजन अबाउट डेली केयर टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ कंट्रोल, हम पेशेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने लिए अपना जो डेली केयर है वो उसके लिए डिसीजन ले, ताकि उसको ये फील हो कि मैं इस डिज़ीज़ पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। इंक्रीज़ नॉलेज, हम उसके नॉलेज को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। टीच पेशेंट अबाउट सिचुएशन दैट कैन प्रेसिपिटेट ए सिकल सेल क्राइसिस एंड स्टेप टू टेक टू प्रिवेंट और डिमिनिश सच क्राइसिस, हम ऐसे पेशेंट को इस तरह ऐसे सिचुएशन हम पेशेंट को बताएंगे, उसको टीच करेंगे कि जिनकी वजह से सिकल सेल क्राइसिस जो है वो प्रेसिपिटेट होती है यानी बढ़ती है, और हम ऐसे स्टेप्स भी हम पेशेंट को बताएंगे कि जिनसे जो क्राइसिस होता है, जो पेन का क्राइसिस होता है उसे डिमिनिश या प्रिवेंट कर सके, जैसा कि उसको वार्म रखे, उसको एडिक्वेट हाइड्रेशन अगर मेंटेन रखे तो अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करे, तो इस तरीके से कुछ कंट्रोल इस पेन पे कर सकता है पेशेंट। इफ़ हाइड्रोक्सीयूरिया इज़ प्रिस्क्राइब फॉर ए वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, अगर एक चाइल्ड बियरिंग एज वुमेन के लिए हाइड्रोक्सीयूरिया प्रिस्क्राइब है तो हम उस पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि ड्रग कैन काज कंजेनिटल हार्म टू अनबॉर्न चिल्ड्रन, कि इस ड्रग की वजह से जो बच्चा है उसको नुकसान हो सकती है, तो जो है प्रेगनेंसी में इसको प्रिवेंट किया जाए, ये बात हम पेशेंट को बताएंगे। अब इवैल्यूएशन, कि हम किस तरीके से इवैल्यूएशन कर सकते हैं, तो लिखा है एक्सपेक्टेड पेशेंट आउटकम और रिलीफ ऑफ पेन, हम ये देखेंगे कि पेन रिलीफ हुआ या नहीं, हम ये देखेंगे कि जो क्राइसिस के इंसिडेंट्स है वो कम हुए या नहीं, हम ये देखेंगे कि पेशेंट का जो सेल्फ स्टीम है उसका पावर है वो इन्हेंस हुआ है या नहीं, हम ये देखेंगे कि अब जो कॉम्प्लिकेशंस है उनकी एब्सेंस हो गई है या नहीं। डिस्चार्ज एंड होम केयर गाइडलाइन, अब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते वक्त उसको होम केयर गाइडलाइन जो है वो कौन कौन से देंगे। एजुकेशन इज़ ऑलवेज द बेस्ट वे टू इम्पार्ट व्हाट द पेशेंट एंड द फैमिली नीड टू नो फॉर होम केयर, एजुकेशन उनको देना ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि सिर्फ इसी के थ्रू जो फैमिली होता है और जो पेशेंट होता है वो इस बारे में जानते हैं कि घर जाने के बाद क्या करना है।
वस्कुलर एसेस मैनेजमेंट, हम उसको वस्कुलर एसेस मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। नर्सेज इन आउट पेशेंट फैसिलिटीज़ आर होम केयर नर्सेज मे नीड टू प्रोवाइड फॉलो अप केयर फॉर पेशेंट विद वस्कुलर एसेस डिवाइसेस। जो नर्सेज जो आउट पेशेंट के साथ दिए जाते हैं, आउट पेशेंट फैसिलिटी पे दिए जाते हैं, या जो होम केयर नर्सेस होते हैं उनके साथ ये जो वस्कुलर एसेस डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू वेजल्स को देखा जाता है, वेजल्स को एसेस किया जाता है, तो ये होना ज़रूरी है। और उससे वो बार बार जो है फॉलो अप पे अपने पेशेंट के वस्कुलर जो एसेस है उसको मैनेज करने और उसको एसेस करना उनकी ज़िम्मेदारी होती है, उनको ये सही तरीके से करना होता है। कम्युनिकेशन, ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु प्रोवाइड सर्विस टू द पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ एंड देयर फैमिली नीड टू कम्युनिकेट रेगुलरली विद ईच अदर। जो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो इस पेशेंट का, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इस पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना चाहिए, चाहे ताकि कोई कम्प्लिकेशंस वगैरह अगर हो तो वो जल्दी से इनको बता सके और ये उस कम्प्लिकेशंस को मैनेज कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइन, अब लास्ट में अगर हम सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो हम क्या क्या करेंगे। द फोकस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन ए पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया इंक्लूड क्लाइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्स टू पेन। हम लिखेंगे जो जितने भी क्लाइंट के रिस्पॉन्सेस है के पेन को किस तरह क्लाइंट डिस्क्राइब कर रहा है वो हम लिखेंगे। जो अब अपने पेन को एक्सेप्ट करने का लीवल पेशेंट का क्या है वो लिखेंगे। जो प्रियर जो पहले से वो मेडिकेशन यूज़ करते हैं वो कर रहा हो वो लिखेंगे। उसके साइंस सिम्टम्स को हम लिखेंगे कि इन्फेक्शन प्रोसेस के साइंस सिम्टम्स क्या है। उसके लिए जो केयर हमने प्लान किया वो लिखेंगे। टीचिंग प्लान जो हमने दिया वो लिखेंगे। अब पेशेंट के लिए हमने इंटरवेंशंस किए, उन इंटरवेंशंस पे पेशेंट के रिस्पॉन्सेस, उस टीचिंग हमने किया, टीचिंग पे पेशेंट के क्या रिस्पॉन्सेस आए, हमने जो एक्शन परफॉर्म किया उन पे पेशेंट के क्या रिस्पॉन्स आए, वो सब कुछ हम लिखेंगे। अटेनमेंट और प्रोग्रेस टूवर्ड डिज़ायर्ड आउटकम, अब हमारा जो डिज़ायर्ड आउटकम है उसकी तरह पेशेंट की जो प्रोग्रेस है कि वो अटेन कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, वो भी हम लिखेंगे कि किस रेट से वो प्रोग्रेस कर रहा है। लॉन्ग टर्म नीड, पेशेंट को कि क्या क्या लॉन्ग टर्म नीड है वो भी हम लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का यहाँ पे रेफरेंस दी गई है। अगर आप डिटेल से सिकल सेल एनीमिया पढ़ना चाहते हैं तो इन रेफरेंस के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। ये जो डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ नंबर 1 सिकल सेल एनीमिया हेमेटोलॉजी के डिसऑर्डर्स में फ़र्स्ट डिज़ीज़ था, ये कंप्लीट हो चुका। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो सेकंड नंबर डिज़ीज़ पे होगा। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।